नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम नाम के अर्थ को समझेंगे कि बहुपद का मतलब क्या होता है, फिर आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, नाम से ही जैसे स्पष्ट है, बहुपद जिसके अंदर बहुत सारे पद विद्यमान हो, नंबर ऑफ टर्म्स एक या एक से ज़्यादा हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इसके नाम का अर्थ था, लेकिन जो प्रॉपर मीनिंग है, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो क्या होती है बहुपद की, कि x में अगर हम कोई भी व्यंजक लिख रहे हैं या किसी भी चर में हम कोई भी व्यंजक लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया सिर्फ x, ठीक है, या मैंने लिख दिया सिर्फ x स्क्वायर, x का वर्ग कर दिया, ठीक, तो ये x में क्या कहलाएगा, एक व्यंजक, एक्सप्रेशन। हम इसे x में एक व्यंजक कह सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और अगर हम पदों की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी है, कितने पद यहाँ विद्यमान है, सिर्फ एक। लेकिन अगर मैंने x स्क्वायर प्लस 2x इस तरीके से लिख दिया, तो ये भी आपके पास क्या है, x में व्यंजक, एक्सप्रेशन है, ये भी x में एक व्यंजक, एक्सप्रेशन है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन के अंदर, व्यंजक के अंदर पदों की बात करें, तो यहाँ पद कितने हैं, एक पद x स्क्वायर है और दूसरा पद 2x है, तो यहाँ दो पद हैं, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, दो पदों में एक व्यंजक। ठीक है, बिल्कुल ही इसी तरीके से जैसे कि ये हमारे पास था, एक पद में x में कोई व्यंजक, x का एक पद में कोई व्यंजक। ऐसे ही अगर हम एक और अनदर एग्जाम्पल की बात करें, x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x, तो यहाँ पर हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि प्रत्येक पद में हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, चर कौन सा दिख रहा है, चर दिख रहा है x। तो ये x में जो व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, ये व्यंजक x में कितने पदों में है, तो हम पदों को अलग अलग किससे कर सकते हैं, प्लस से और माइनस से। ठीक है, पदों को हम अलग अलग कर सकते हैं प्लस से और माइनस से। चरों के बीच में अगर आपके पास प्लस लिखा हुआ है तो ये दो अलग अलग पद हैं, माइनस लिखा हुआ है तो ये दो अलग अलग पद है। लेकिन अगर चरों के बीच में गुणा, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, या चरों के बीच में डिवाइड, भाग लगा हुआ है, तो ये एक ही पद कहलाता है, अलग अलग पद नहीं कहलाते। जब हम गुणा की बात कर रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग पद को डिनोट नहीं करेंगे, ये दोनों मिलाकर पूरा एक पद कहलाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर पद एक ही कहलाता है, टर्म्स अलग अलग नहीं होती। पदों को अलग अलग काउंट हम किससे कर सकते हैं, प्लस से और माइनस से। तो अभी देखिए यहाँ पर x में अगर आपसे पूछा जाए, प्लस की जगह हम यहाँ माइनस ले सकते हैं, तो भी वही बात है। लेकिन अगर यहाँ गुणा लगा दिया जाए तो ये पूरा पद एक ही कहलाएगा। 9 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36, और x को x स्क्वायर से करेंगे तो आ जाएगा x³ x की घात 3, तो ये 36x³ आ जाएगा। और ये 36x³ पूरी एक टर्म है, एक पद है। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस हो या माइनस हो तो ये अलग अलग काउंट होंगे, अलग अलग गिने जाएंगे। तो जैसे ये x में कितने पदों में व्यंजक था, केवल एक ही पद था। यहाँ पर कितने पद हैं x के, 2 पद हैं। ऐसे ही यहाँ पर x के कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो ये 3 पदों में व्यंजक हो गया, ये 2 पदों में व्यंजक हो गया, वो एक पद में हो गया। ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 8 n पदों में अगर हम व्यंजक की बात करें, तो n पदों में व्यंजक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो चर होंगे वो कितने पदों में होंगे, n पदों में होंगे। किस तरीके से होंगे, देखिए ज़रा,
किस तरीके से होंगे व्यंजक में? x की पावर n, ठीक, 5x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम एक ये समीकरण लेते हैं, अब मैंने समीकरण क्यों बोला और पहले व्यंजक क्यों बोला? क्योंकि पहले मैंने इक्वल टू 0 या इक्वल टू कुछ और नहीं लगाया था। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया है? इक्वल लगा दिया। दो पक्ष आपके पास विद्यमान है और जब दोनों साइड होती हैं तो वो इक्वेशन कहलाती है, एक्सप्रेशन नहीं कहलाता। तो अब ये समीकरण किस में दिखाई दे रही है? हमें कौन से चर में दिखाई दे रही है? केवल x में। तो हमें इस समीकरण को x में एक बहुपद कह सकते हैं या कहेंगे। x में एक बहुपद हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें x के अलग अलग पद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ x की घात n है, x की घात n माइनस 1, n माइनस 2, 2, 1 और यहाँ 0। तो ये x में क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद से यहाँ क्या मीनिंग समझ में आया कि किसी एक चर में, किसी एक वेरिएबल में जब आपके पास एक या एक से अधिक पद विद्यमान होते हैं तो हम उस समीकरण को बहुपद कहते हैं। जनरल फॉर्म में, व्यापक रूप में अगर हम देखें तो n घात का बहुपद कैसे लिखते हैं? घात हमें किसकी देखनी होती है? घात हमें देखनी होती है चर की। जो भी वेरिएबल उसके अंदर है उस वेरिएबल की पावर हमें देखनी होती है, वो ही घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। जैसे देखिए मैंने x में एक समीकरण लिख दी ये, ठीक। अब x में जो ये समीकरण मैंने लिखी है, क्या मैं इसको x में एक बहुपद कह सकती हूँ? कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कितने पद दिखाई दे रहे हैं? हमें 3 पद दिखाई दे रहे हैं और x के अलावा कोई और चर इसमें विद्यमान नहीं है। तो ये x में क्या कहलाएगा? बहुपद, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पद हैं। तो बहुपद x में कहलाएगा। और अगर मुझे इसकी घात निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है, डिग्री निकालनी है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी घात क्या हो जाएगी? तो किसी भी बहुपद की घात होती है उस बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या होती है? देखिए जरा फिर से, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात होती है बहुपद में चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को हम बहुपद की डिग्री या पावर या घात कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ x की घात कितनी है? x की घात कितनी दिखाई दे रही है? 2। यहाँ x की घात कितनी दिखाई दे रही है? 1। और यहाँ x की घात कितनी है? यहाँ x की घात है 0। हम 1 को लिख सकते हैं ना, x की घात 0। किसी भी चर की घात 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। तो तीनों पदों की हमने घात निकाल ली, तीनों पदों में चर की घात हमने देख ली। इसमें चर की घात 2, इसमें चर की घात 1 और इसमें चर की घात 0 है। तो चर की अधिकतम घात कौन सी है? चर की अधिकतम घात तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है? अधिकतम है 2। तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब इस बहुपद की कुल घात कितनी कहलाएगी? 2 कहलाएगी। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद होगा किसी भी चर में एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया व्यंजक बहुपद कहलाएगा। साथ में बहुपद में चर की अधिकतम घात को हम बहुपद की घात कहेंगे। तो 2 चीज़ हमने क्लियर की। फर्स्ट, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? किसी भी चर में एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया व्यंजक किसे कहते हैं? बहुपद। व्यापक रूप अभी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल,
हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या होगा बहुपद? चर में एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया कोई व्यंजक। इन वेरी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बहुपद? एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया कोई व्यंजक। अगर हम किसी एक्सप्रेशन को एक पद में, दो पद में, तीन पद में, चार पद में लिख रहे हैं तो वो ही क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। सेकंड हमने पढ़ा बहुपद की घात क्या होती है। तो देखिए ज़रा, बहुपद की घात होती है डिग्री। घात को हम इंग्लिश में कहते हैं डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है बहुपद की घात? बहुपद की घात होती है बहुपद में चर की अधिकतम घात। हमें चर की घात देखनी होती है और हम चर की अधिकतम घात देखते हैं। प्रत्येक पद में हम चर की घात देखते हैं और उन सब में से जो मैक्सिमम होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। तो बहुपद होता है एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया कोई व्यंजक, और प्रत्येक पद में चर की घात देखकर उसमें से अधिकतम जो होती है वो ही कहलाती है बहुपद की घात। जैसे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने ये एक x में व्यंजक लिख दिया, समीकरण लिख दी। तो अब इसको हम x में एक बहुपद कह सकते हैं क्योंकि इसमें एक या एक से अधिक पद आ रहे हैं। एक या एक से अधिक पद हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो प्लस और माइनस से अलग अलग है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा x में एक बहुपद। अब ये x में जो बहुपद है इसकी हमें क्या निकालनी है? घात निकालनी है। तो घात निकालने के लिए हमें बहुपद में चर की अधिकतम घात देखनी है। तो सबसे पहले चर पता होना चाहिए। चर कौन सा है यहाँ पर? चर यहाँ पर है x। तो हमें x की अधिकतम घात देखनी है। इस पद में x की घात है 4, इस पद में x की घात है 3, इस पद में x की घात है 1 और इस पद में x की घात है 0। तो x की घात अधिकतम कितनी हुई? 4 हुई। तो इस पॉलिनोमियल की, इस बहुपद की घात क्या कहलाएगी? इस बहुपद की कुल घात कहलाएगी 4। अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। अब हम किसी भी बहुपद को व्यापक रूप में लिखते कैसे हैं? ये हो गया आपके पास। जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप। ठीक, बहुपद का व्यापक रूप। देखिए, बहुपद को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बहुपद को हम रिप्रेजेंट करते हैं px से। px क्या शो कर रहा है? p मीन्स पॉलिनोमियल। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल बहुपद। बहुपद किसमें? जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बहुपद किसमें है? x में है। तो px का मतलब हुआ x में लिखा गया कोई बहुपद। हम कितनी घात का लिख रहे हैं? n घात का। तो इसका मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? n होनी चाहिए। देखिए ज़रा क्या होगा। px इक्वल टू n घात का लिख रहे हैं तो चर की अधिकतम घात हो जाएगी n। a0 x की पावर n, a1 x की पावर x की घात n माइनस 1, a2 x की घात n माइनस 2, a3 a4 अप टू an माइनस 1 x की पावर 1 और an इक्वल टू 0। तो इसे हम कहेंगे x में
n घात का एक बहुपद, एक पॉलिनोमियल किसमें, x में, कितनी घात का, n घात का। घात हमें किससे पता चलती है, चर से पता चलती है। यहाँ पर a0, a1, a2 ये सब क्या है, जहाँ a0, a1, a2, a3, an सब क्या है, अचर है। सब यहाँ पर क्या है, अचर है। तो अब देखिए, एक पद ये रहा, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये। पद कितने भी हो सकते हैं, पदों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन घात n होनी चाहिए। और घात n होने का मतलब चर की अधिकतम घात n होनी चाहिए। तो देखिए, चर की घात, यहाँ चर है ही नहीं, तो चर की घात 0, चर की घात 1, चर की घात n-2, चर की घात n-1 और चर की घात n। जहाँ n हमारा क्या है, जहाँ n हमारा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जहाँ n क्या है हमारा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n धनात्मक पूर्णांक है तो हमारे पास ये n घात का एक बहुपद है। अब ये हमने बहुपद के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया कोई भी व्यंजक या हम कोई भी समीकरण लिख दें तो भी हम उसे बहुपद कहेंगे। ठीक है, उसकी घात क्या होती है, बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है उसे ही बहुपद की घात कहते हैं। व्यापक रूप में हम किसी भी बहुपद को कैसे लिखते हैं, px के द्वारा लिखते हैं। और px के द्वारा अगर लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, तो ये इस तरीके से लिखते हैं, px बराबर a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, x की पावर n-2 अप टू x की पावर 0 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास x में n घात का एक बहुपद व्यापक रूप में। यहाँ तक हमने पढ़ा बहुपद के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद, तीन घात का बहुपद किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद और तीन घात का बहुपद किस किस नाम से जाना जाता है, फिर आगे n घात तक पहुंचेंगे। अब देखिए, उससे पहले हम बहुपद की पहचान करना सीखेंगे। क्या x या y या z चर को अलग अलग पदों में, चर को पदों के रूप में लिख देने पर क्या प्रत्येक समीकरण, प्रत्येक व्यंजक बहुपद कहलाएगा। हमने लिखा एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया कोई भी व्यंजक, तो क्या कोई भी व्यंजक बहुपद कहला सकता है, बिल्कुल नहीं कहलाएगा। आपको पहचान करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x की घात 2/3 प्लस 4x² प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिएगा, समीकरण लिख दी हमने, एक व्यंजक लिख दिया हमने, किस में लिख दिया, x में। x में एक या एक से अधिक पदों में लिखा गया व्यंजक बहुपद कहलाता है, ये हमने अभी पढ़ा। लेकिन एक या एक से अधिक पद तो हैं, 3 पद हैं, चर भी है और चर की घात भी है, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है बहुपद, तो देखिए, बहुपद की पहचान होती है कि बहुपद के किसी भी पद में चर की घात, बहुपद के किसी भी पद में चर की घात सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। बहुपद के किसी भी पद में, बहुपद के किसी भी पद में चर की घात परिमेय ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। सिर्फ चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। प्रत्येक पद में चर की घात सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए।
नेगेटिव इंटीजर और रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी पद में नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ x की घात 2/3 है तो 2/3 x की घात 2/3, 2/3 कैसी संख्या है? 2/3 परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक की रूप में ये नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि ये बहुपद नहीं है। ठीक, बहुपद नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x² + 1 = √x³ + 4x। ठीक है, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? देखिए जरा, पद तो यहाँ एक से ज़्यादा है, पद तो एक से ज़्यादा है, चर भी विद्यमान है, लेकिन फिर भी ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि देखिए इसमें x की घात 3, x की घात 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है? अंडर रूट। और ऊपर अंडर रूट लगा होने का मतलब इस पूरे की घात कितनी है? 1/2। और इस पूरे की घात 1/2 कैसी राशि है? इस पूरे की घात 1/2 कैसी राशि हो गई? 1/2 राशि हो गई परिमेय, और परिमेय हो गई तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। एक और एग्जांपल लेती हूँ। 1/x² + 3x = 9। ठीक है, क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो देखिए, अभी ये बहुपद नहीं है, अभी ये बहुपद नहीं है, लेकिन हम इसे बहुपद बना सकते हैं। अभी जिस रूप में ये दे रखा है उस रूप में एज इट इज ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? देखो जरा, यहाँ x कहाँ आ रहा है? x आ रहा है हर में, और हर में आने का मतलब घात कैसी हो गई? हर में आने का मतलब चर की घात हो गई ऋणात्मक, क्योंकि आप जब x की घात 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो x की घात 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? x की घात -2 + 3x = 9। तो अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा मैंने? प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक तो है लेकिन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे पास बहुपद नहीं है। लेकिन देखिए, हम इसको बहुपद बना सकते हैं, हम इसको बहुपद बना सकते हैं, हम इसको बहुपद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? परिमेयकरण द्वारा परिमेय संख्या को हम किस में बदल सकते हैं? धनात्मक पूर्णांक में। 1/2 हटा रहा है तो दोनों तरफ क्या कर दे? दोनों तरफ वर्ग कर दे। यहाँ इसका लघुत्तम ले ले, x² का लघुत्तम लेंगे तो हट जाएगा। देखो जरा, लघुत्तम लिया x², 1 एज इट इज, x² को 3x से करेंगे तो 3x³ 3 हो जाएगी x की घात बराबर 9। इसका पक्षांतरण कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, और ये x² उधर जाकर कितना हो गया? 9x²। ठीक है, और पक्षांतरण कर दिया 9x² का इधर, तो 3x की घात 3, 9x², और यहाँ +1 = यहाँ कितना रह गया शेष? 0। तो अब आप देखिए ये बन गया बहुपद, बन गया बहुपद। x की घात 3, x की घात 2, x की घात 0। प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये x में 3 घात का बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 3 है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी हम बना सकते थे। इस क्वेश्चन में बनाने के लिए देखिए घात कितनी है? घात कितनी है हमारे पास? 1/2। परिमेय घात कितनी है? 1/2। 1/2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ग। तो दोनों तरफ अगर हम क्या कर दें? वर्ग। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x² + 1, x की घात 2 + 1 का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिया हमने दोनों तरफ, तो वर्ग करने से ये लो, इस घात से ये घात कट गई, तो यहाँ कितनी बची घात? 1 बची। ये कैंसिल हो गया, 1 घात बची।
इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4x। इन सब का हम पक्षांतरण उधर कर दें या इन दोनों को इधर ले आएं, और इन दोनों को इधर लाएंगे तो x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और 1 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास x में एक बहुपद। देखिए अब जरा, प्रत्येक पद में चर की घात हो गई धनात्मक पूर्णांक, और प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होने का मतलब ये कहलाएगा बहुपद। कितने घात का? 4 घात का। हमने इसको रिड्यूस करा है, इसको चेंज करा है, तब बहुपद बना। लेकिन अभी अगर सिर्फ इसकी बात की जाए तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद की पहचान क्या होगी? बहुपद की पहचान होगी एक या एक से अधिक पदों में कोई भी व्यंजक बहुपद तब कहलाएगा जब प्रत्येक पद में चर की घात केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो हम उसे बहुपद कहेंगे। और बहुपद की घात हम केवल तभी निकाल सकते हैं जब आपके पास प्रत्येक पद में चर की घात धनात्मक पूर्णांक होगी, तो ही आप उसकी घात बता सकते हैं, अन्यथा नहीं बता सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक घात के बहुपद की। तो एक घात का बहुपद जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, लीनियर। अब देखो नाम से स्पष्ट है, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक इकाई। जिस बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो अगर चर की अधिकतम घात एक हो, अगर चर की अधिकतम घात एक हो, तो हम उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कि चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, u प्लस 1 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अब ये जो समीकरण मैंने u में लिखी, यहाँ चर कौन सा है? u। ये तो अचर है, ये भी अचर है। तो u प्लस 1 इक्वल टू 9। u अगर चर है तो चर की अधिकतम घात कितनी है? घात कितनी है? 1 है, और घात 1 है तो ये बहुपद कैसा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। वह बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x माइनस 2/11। ये भी क्या है? रैखिक बहुपद। व्यंजक हो या समीकरण हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब रैखिक बहुपद को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी रैखिक बहुपद है। तो वह बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम 1 होगी रैखिक बहुपद कहलाएगा। सेकंड आता है आपका द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद देखो स्पष्ट है नाम से। बहुपद कितने घात का हो? द्वि मतलब 2 घात, 2 घात का बहुपद। तो कब? जब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? चर की अधिकतम घात 2 हो, तो हम उसे कहते हैं द्विघातीय बहुपद। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघातीय बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल द्विघातीय बहुपद का, x² प्लस x माइनस 9। देखिए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो अब इस व्यंजक के अंदर चर की घात 0, चर की घात 1, चर की घात 2, अधिकतम घात बात करें, अधिकतम घात कितनी है? 2 है। हम सिर्फ अधिकतम घात की बात करेंगे क्योंकि इस बहुपद के अंदर चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये बहुपद कौन सा कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद।
एक्स स्क्वायर माइनस 9x, एक्स स्क्वायर माइनस 9x 2 घात का बहुपद है। 4z स्क्वायर प्लस 1/7 2 घात का बहुपद है। देखिए प्रत्येक चर की घात को देखेंगे तो अधिकतम घात आपको 2 ही मिलेगी। प्रत्येक चर की घात को देखना है, उन सब में अधिकतम 2 होनी चाहिए। यहाँ 0 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, ऐसे यहाँ 0 1 2, अधिकतम 2 अधिकतम 2 अधिकतम 2, तो ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम, त्रिघातीय बहुपद। इज वेरी सिंपल, नाम से ही स्पष्ट है। त्रिघातीय, त्रि मतलब 3, त्रि मतलब 3, और 3 से क्या मतलब हुआ कि बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात अगर 3 है, चर की अधिकतम घात 3 है तो हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसे हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। जैसे x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। देखिए 3 पद है, तीनों पदों में घात देखेंगे। चर की घात 0, चर की घात 2, चर की घात 3, अधिकतम कितनी है? 3, तो ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, यहाँ भी चर की अधिकतम घात 3 है तो ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। प्रत्येक पद में हमें चर की घात देखनी होती है तो ये कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद। इसके बाद आपके पास 4 घात का, 5 घात का, 6 घात का, n घात का बहुपद अगर होता है तो हम उसे बहुपद ही कहेंगे। लेकिन 1, 2 और 3 घात के बहुपद को नाम से जाना जाता है रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद या त्रिघातीय बहुपद। तो स्पष्ट होता है घात 1 है, घात 2 है या घात 3 है। 3 के बाद जो होते हैं 4, 5, 6 घात के, हम उन्हें सिर्फ बहुपद ही कहकर बुलाते हैं, बहुपद ही कहलाते हैं वो। 4 घात, 5 घात और आगे n घात का। ठीक, अब हम बात करते हैं बहुपद के गुणांकों की। गुणांकों की अगर हम बात करें तो देखिए, एक द्विघातीय बहुपद लेके चल रही हूँ। द्विघातीय बहुपद ले लिया मैंने, एक द्विघातीय बहुपद मतलब पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितनी है? 2 है। तो जनरल फॉर्म में मैंने अगर लिखा तो वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। इसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो मैंने ये 2 घात का एक बहुपद लिख लिया, 2 घात का एक एक्सप्रेशन लिख लिया और इक्वल टू लगा दिया तो इक्वेशन बोल सकते हैं, समीकरण बोल सकते हैं। अब इस द्विघातीय बहुपद में देखिए, पहले पद में ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, तो इस पहले पद में एक्स स्क्वायर के गुणा में जो आएगा उसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है? किसी भी चर का गुणांक क्या होता है? उस चर के गुणा में जो अचर आता है उसे हम उस चर का गुणांक कहते हैं। गुणांक यानी गुणा में आने वाला, मल्टीप्लाई में जो साथ में लिखा हुआ है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो ax स्क्वायर, इस पद को देखकर हम बता सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है a। ठीक, ऐसे ही x का गुणांक क्या है? तो b को हम कहेंगे x का गुणांक। b को हम क्या कहेंगे? x का गुणांक, क्योंकि b x के गुणा में है तो b कहलाएगा x का गुणांक। और c यहाँ पर, क्योंकि c के साथ कोई भी चर नहीं है, c यहाँ पर कैसा कहलाएगा? अचर। तो ये कहलाएगा अचर पद
क्योंकि इस पद के अंदर कोई चर विद्यमान नहीं है। इस पद के अंदर कोई चर नहीं है तो हम इस पद को कहेंगे अचर पद। आया आपको समझ में? द्विघात बहुपद ले लिया हमने और इस द्विघात बहुपद के अंदर प्रत्येक चर के गुणांक की बात कर रहे हैं। गुणांक की बात कर रहे हैं। गुणांक क्या होता है? चर के गुणा में जो लिखा हुआ है उसे गुणांक कहते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणा में ए लिखा है तो ए कहलाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कहलाएगा एक्स का गुणांक और यहाँ कोई चर नहीं है तो ये कहलाएगा अचर पद। तो जल्दी से मुझे बताइए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये एक द्विघात समीकरण अगर मैंने लिख दी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक कितना है और अचर पद कितना है। एक्स का, एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट की बात अगर हम करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ आपको देखकर ही आइडेंटिफाई करना है। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर के गुणा में आ रहा है 3, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। एक्स का गुणांक क्या कहलाएगा? अब देखिए एक्स के गुणा में आ रहा है -2, माइनस को साथ में ज़रूर लेना है इसीलिए मैंने चला के माइनस लिखा है। आपका व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है, व्यापक रूप जो होता है वो ये होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर माइनस साइन को साथ में लेके चलना है। यहाँ x का गुणांक 2 नहीं होगा, x का गुणांक क्या कहलाएगा? -2। अगर माइनस साइन भी लिखा हुआ है आगे तो आपको माइनस साइन को साथ में लिखना है। x का गुणांक हो गया -2 और अचर पद हो गया +1, प्लस माइनस साथ में लिखने हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया +3, एक्स का गुणांक हो गया -2 और अचर पद हो गया यहाँ पर 1। तो आज हमने पढ़ा बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद और साथ में किसी भी बहुपद में चर के गुणांक के बारे में हमने पढ़ा। चर के गुणांक के बारे में हमने पढ़ा। एक और लास्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस x प्लस या -7 इक्वल टू 0। तो अब 5 किसका गुणांक कहलाएगा? यहाँ 5 किसका गुणांक कहलाएगा? 5 कहलाएगा x की घात 4 का गुणांक, -9 कहलाएगा x की घात 3 का गुणांक, 1 कहलाएगा x का गुणांक और 7 कहलाएगा अचर। देखिए घटते क्रम में मैंने x की घातें लिख दी। कितने घात का बहुपद है? 4 घात का बहुपद है। अधिकतम घात 4 है तो ये 4 घात का बहुपद हो गया। 4 अधिकतम है तो घटते हुए क्रम में क्या आ जाएगा? x की घात 4 के बाद x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0। हमें सबके गुणांक बताने हैं। देखिए अब ज़रा x की घात 4 का गुणांक जो x की घात 4 के गुणा में लिखा हुआ है 5, x की घात 3 का गुणांक जो x की घात 3 के गुणा में लिखा हुआ है -9, x की घात 2 का गुणांक। अब x की घात 2 का गुणांक क्या होगा? क्योंकि बहुपद में x की घात 2 का कोई पद नहीं है तो क्या हम यहाँ बीच में प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखोगे, 0 से एक्स स्क्वायर को गुणा करोगे 0 ही आएगा और 0 को जोड़ोगे इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधे से कैसे समझ सकते हो कि अगर कोई पद विद्यमान नहीं होता है तो उसका गुणांक हम क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। तो x की घात 4 का गुणांक 5 होगा, x की घात 3 का गुणांक -9 होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है और जब एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है तो उसका गुणांक कितना लिख दिया जाएगा? 0 लिख दिया जाएगा। x का गुणांक कितना होगा? +1। अब इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 और अचर कितना हो जाएगा? -7।
तो ये हो गया इस बहुपद के प्रत्येक पद के गुणांक के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और आगे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तथा साथ में आप मुझे कमेंट सेशन में ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। बाय।